तो टेग्नामेट्री का अब तो कोर्स बहुत कम हो चुका है और कल हमने आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं और उसके बाद एक टेबल बताई थी जिसमें 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश के कोणों के मान दिए गए थे। तो छोटे छोटे सवाल आएंगे वो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो वैल्यू रखना है और फिर भिन्न टाइप में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है प्रश्नावली, तो इसीलिए हम उस प्रश्नावली को आपके ऊपर छोड़ते हैं और वो आप लगा लेंगे। ठीक है, वैल्यू रखना है सीधा, जैसे साइन 30 का मान इतना है, साइन 60 का मान इतना है, या टेन 30 का इतना है, कॉट 45 का इतना है, वो मान रख देंगे आप और सॉल्व हो जाएगी। कोई मतलब उसमें भिन्नात्मक सॉल्यूशन करना है आपको, सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का आज, वो हम लेकर के चलते हैं और जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी ट्रिग्नोमेट्री की और वहीं आज एंड करते हैं। अब तो कोर्स बहुत कम हो गया, पहले तो 9th 10th में काफ़ी आगे तक ट्रिग्नोमेट्री थी, अब तुम्हें इंटर की क्लास में वो पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का लास्ट टॉपिक है और जो हमने उद्देश्य बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मूल उद्देश्य क्या था, पहले दिन हमने चर्चा की थी कि ट्रिग्नोमेट्री हम जो साइन कॉस टेन कॉट तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हैं? जानते हो कि अगर हम मनुष्य की एक कमी कह लो या मनुष्य का एक गुण होता है, वैसे कहीं कहीं एक गुण खराब भी लगता है, कहीं कहीं अच्छा भी है, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उस कार्य करने में हमारा स्वार्थ निहित होता है। मतलब हमें ये लगता है कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो इसमें हमें मिलेगा क्या, तो यही हमने आपको स्वार्थ पहले बता दिया था। जैसे तुमने देखा होगा कि जब मदारी खेल दिखाता है तो एक चीज़ वो बार बार कहता है कि अभी सांप और न्योले की लड़ाई हम लास्ट में दिखाएंगे। उस सांप और न्योले की लड़ाई के चक्कर में सभी लोग बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक बने रहते हैं। तो यदि आपको कुछ ना कुछ अगर ये सेंस नहीं दिया जाए तो आप लोग कैसे समझेंगे? आप कहेंगे जी क्या गुरुजी पढ़ा रहे हैं, साइन कॉट टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने बताया था क्या यूज है, पहले दिन का ध्यान है ना, कि हम बिना पेड़ पर चढ़े पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और फीता से नापने में तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, इसमें तो हम बिल्कुल एक्यूरेट लंबाई ऊंचाई उसकी ज्ञात कर लेंगे, पॉइंट में भी, मिलीमीटर तक में भी, कि कितनी ऊंचाई है। नापने में तो हो सकता है कि 2-4-10 सेंटीमीटर का अंतर आ जाए, फीता गीता उधर उधर हो जाए या रस्सी इधर हो जाए, नंबर एक तो हम ऊंचाई तक नाप नहीं सकते हैं सही तरीके से, ऊपर चढ़ेंगे गिर जाएंगे, या बगल में उतना हम फिर बांस का डंडा गाड़ें फिर उसको पैरेलल करें, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो पेड़ की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, अब वो समय आ गया है। जो बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, या तुमने देखा होगा पीसा की मीनार आज भी 45 डिग्री पर झुकी हुई है और ज्यों की त्यों खड़ी है। तो ये सब इंजीनियरिंग लाइन में सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री का होता है। तो आज हम जो लेकर के चल रहे हैं टॉपिक वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, हाइट्स HIGH, हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बहुत अच्छा रोचक टॉपिक भी है ट्रिग्नोमेट्री का और हमें अब पूरा पता चल जाएगा कि हम पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहाड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी खंबे की ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस का तुम्हें हल मिल जाएगा हाइट्स एंड डिस्टेंस में। ठीक, इसके पहले थोड़ा सा हम समझ लें
वैसे इसमें जो सूत्रों का प्रयोग होना है वो त्रिकोणमितीय अनुपात का, खासतौर से tan थीटा बराबर लंबवती आधार का ज़्यादा होता है। वैसे साइन और कॉस के भी हो जाती हैं, लेकिन tan का ज़्यादा यूज होता है बस पर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा तुम्हें बता दें जानकारी के लिए। इसमें दो कोण बनते हैं। एक तो जैसे एक पेड़ है, ठीक है, उस दिन भी हमने बताया था, जान गए होगे काय का पेड़ है, खजूर का, ठीक है। और मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम ये खड़े हैं, ठीक है। तो खजूर का पेड़ है तो हम यहाँ खड़े हैं, दिखाई दे रहा है कि दे रहा है, नहीं तो हम और आगे के लिए बढ़े जाएं, ठीक है, और आगे बनाए दे रहे हैं, पता चला कट रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं। अब ऐसे हम इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से नीचे से इसकी सबसे टॉप का एंगल देखेंगे, ठीक है। और हाइट हमेशा ऊर्ध्वाधर सीधी नापी जाती है। ये मान लो इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। तो जो नीचे से हम उसका ऊपर की ओर जो कोण देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जो कोण देखेंगे, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ठीक है। तो जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है वो उन्नयन कोण होता है। और माना कीजिए हमारी मकान है, ठीक है, ये मकान है, ठीक, और ये मकान की हमारी छत हो गई, ठीक है, ये हमारा दरवाज़ा हो गया, ठीक है। तो देखो गणित वाले स्टूडेंट को कला बहुत कम बनती है। अपन को तो सिर्फ ये प्रदर्शित करना है कि ये दिख जाए कि ये क्या है, बाकी अपन को वो कलाकार आर्ट सब्जेक्ट वाले का काम है। तो मकान दिख रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है मकान, बस मकान लगना चाहिए। और यहाँ पर ये मकान से लगी हुई सड़क है, यानी ये दरवाज़ा है, ये उसका जंगला लगा है, ये छत है। अब यहाँ पर कोई कार आ रही है, मान लो रोड पर एक कार आ रही है, ठीक है, ये कार हो गई, लो दिख रही कार, तो ये कार आ रही है। यहाँ पर वो व्यक्ति उस समय छत पर खड़ा है, माना कि हम कहाँ खड़े हैं, छत पर खड़े हैं। अब इस कार को हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, कार को यहाँ हम एक हमने ये ऊपर पैरेलल लाइन खींच दी, ठीक है, ऊपर हमने एक अनंत में या आसमान में एक मतलब जमीन के पैरेलल एक छेद लाइन खींच दी है। यहाँ पर हम खड़े हैं और ये एक पैरेलल लाइन हो गई पृथ्वी की जमीन के समतल। तो ये ऊपर से नीचे की ओर इस गाड़ी को हम देख रहे हैं, यहाँ छत पर खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहा है ऊपर से नीचे, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है, ध्यान में आ गया। इसको हम कहते हैं अवनमन कोण, यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऊपर से नीचे बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर बनता है उन्नयन कोण हो गया, एंगल ऑफ
एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इसमें अगर हम इसका थोड़ा सा और नीचे फिगर देखें तो ये ऊपर से नीचे बन रहा है, ये दोनों जमीन, ये माना कि जमीन पृथ्वी की सतह है, इसी के पैरेलल ये ऊपर आसमान में खिंची है। तो जो ये एक तिर्यक रेखा मान लो ये वाली, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये आके अगर ये थीटा है अनुमान कोण, तो यहाँ आके ये थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी अगर कार की दूरी भी ज्ञात करना चाहें कि इस मकान के आधार से कार कितनी दूरी पर है, तो हम दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ से हम निशाना साधना चाहें इस कार पर, ठीक है, तो यहाँ से हम निशाना साध सकते हैं, ये वाली दूरी कितनी है, कितने हम एंगल से इस पर निशाना साधें कि एक कार को हम बम से उड़ा सकते हैं, ठीक है। या इस मकान की, जिस हम मकान पर खड़े इसकी मकान की ऊंचाई कितनी है, ये हम तीनों कंडीशन इसमें याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जैसे हमें सिर्फ जैसे हम किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम नीचे की तो नाप लेंगे। अरे भाई, पेड़ के आधार से लेके और जहाँ हम खड़े हैं ये दूरी तो हम आसानी से नीचे की नाप लेंगे। तो ये दूरी हमने नाप ली और यहाँ पर हमने इसका एंगल नाप लिया, दो चीज़ें कर ली, तो अपने आप ये हाइट आ जाएगी। क्यों? कोई ये मान लो कोण थीटा है और ये दूरी मान लो कुछ भी मान लो कि ये पता चला यहाँ से ज़मीन से यहाँ तक इसकी 10 मीटर है। तो अब हमने क्या ज्ञात करना है, ये राइट ट्राइंगल हो गया ABC, इसको मान लो, तो ये होगी हाइट, क्या होगी, लंब भुजा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया एंगल। तो हमें बेस पता है, एंगल पता है, बेस पता है, एंगल पता है, और हमें क्या ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। तो जी बेस यानी परपेंडिकुलर अपान बेस tan में होता है। तो हम समकोण त्रिभुज ABC में, राइट ट्राइंगल ABC में हम tan थीटा बराबर लगा देंगे तो हाइट निकल आएगी। इसी प्रकार से इसमें अगर ये हमें ये वाली दूरी पता चल जाए कि कार कितनी दूरी पर है, तो हाइट निकालना है तो इसमें tan लगा देंगे। अगर ये वाला निकालना है कर्ण वाली भुजा, तो अगर आधार पता है तो आधार बटे कर्ण वाला लगा देंगे, कॉस का सूत्र। अगर लंब पता है तो लंब बटे कर्ण का साइन का लगा देंगे। कुल मिला के tan cot sin तीनों निष्पत्तियों के त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोग इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें दो ही कोण हैं, एक अवनमन कोण है और एक उन्नयन कोण है। अब इसको हम बिल्कुल आसानी से तुम्हें सवालों की ओर लेकर के चलते हैं। इसका लेना चाहो तो वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें समझाया, सिर्फ हमने समझाया है। और इसको यदि एक बार अच्छी तरह से समझ लोगे तो सवाल चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। खास तौर से हम इसके सवालों में चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के आपको 2-3 प्रॉब्लम आज सॉल्व करवा देंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग फिर घर पे लगाना हो एक्सरसाइज, उसमें जो प्रॉब्लम्स रह जाएं तो बता देना, या कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख देना तो हम सॉल्व कर देंगे लगा के। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। अभी हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको लगवाएं दे रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा जब उसकी छाया लंबाई के √3 गुना है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा जब
किसी खंबा मान लो, जब किसी खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया उसकी लंबाई के √3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। देखो इसमें क्वेश्चन को, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे जिस टॉपिक का हो, अगर हम उस क्वेश्चन को यदि नहीं समझेंगे, कई लोग क्या करते हैं, पता चला एग्जाम में गए, एग्जाम में जाने के बाद हम तुरंत क्वेश्चन पेपर मिला और आओ ना देखा ताओ, तुरंत हमने बस पहला क्वेश्चन पढ़ा और बस लगाने बैठ गए। नहीं, आराम से। जी जरूर लगेगा कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, बगल वाला बच्चा लिखने लगा, लेकिन उसमें नहीं हमें चक्कर में पढ़ना है। पहले हम क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह पढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद फिर हमने जब सभी क्वेश्चनों को पढ़ा, स्पीड थोड़ा बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही पेपर आधा घंटा पढ़ते रहें, मतलब 5 मिनट। उसमें ये देख लिए कौन से क्वेश्चन हमें पहले बन रहे हैं, उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो कम बन रहे हैं फिर सॉल्व करेंगे, जो लास्ट में जो नहीं बन रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। यही किसी भी क्वेश्चन को हल करने के पहले यही नियम होता है। सबसे पहले तो हम उस प्रश्न को ही समझ लें। अगर हम प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा तो हम लगाएंगे क्या? तो थोड़ा सा प्रश्न घुमा के जरूर है, और पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम एकदम से लगेगा पटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे ना। एक बार समझ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? उन्नयन कोण ज्ञात करना है। किसका? सूर्य का। जब किसी खंबे की छाया उसकी लंबाई के √3 गुना है, माना कि एक ये खंबा है। देखो गणित में अभी खासतौर से हाइट एंड डिस्टेंस में ध्यान रखना, चाहे खंबा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मकान हो, चाहे मीनार हो, हमारे लिए तो वो गणित के लिए एक डंडा है। मतलब एक लकीर ऐसी और ध्वारदार खींच देना है, वही मकान बन जाएगा, हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तो मैथमेटिक्स है, यही कल्पना है, और यही अमूर्त को हम काय में दे रहे हैं, मूर्त रूप में बदल रहे हैं। ठीक, तो माना कि एक ये खंबा है, तो ये सूर्य है, ये सूर्य निकला है। ठीक है, तो अब जिस सूर्य की छाया इस तरफ पड़ेगी, जब ये खंबा है तो इस तरफ कहाँ आएगी छाया? इस साइड ये छाया हो गई। ठीक है, ये खंबा हो गया, ये इसकी छाया हो गई। अब इसका उन्नयन कोण कितना होगा? माना कि उन्नयन कोण थीटा हो गया, मान लिया हमने कोण, उन्नयन कोण थीटा है, और खंबे की लंबाई मान लो x है, तो उसकी छाया कितनी गुनी है? x √3। x में √3 का गुणा कर दिया। क्या कह रहा है सवाल? किसी खंबे की छाया उसकी लंबाई के √3 गुना है। तो मान लो खंबे की लंबाई x है, तो उसकी छाया होगी x √3। अब इसको हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया? ABC। क्या ज्ञात करना है? उन्नयन कोण, उसको मान लिया, तो इसका सॉल्यूशन हम लगा रहे हैं। माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा है। ठीक है, अब देखो गौर से देखो इस चित्र को, यहां तक समझ में आ गया कि एक बार और दिखा दें, हम समझा दें एक बार और? ठीक ठीक समझा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा जब किसी खंबे की छाया, ये खंबा हो गया ये भी, उसकी छाया क्या हो गई? BC। तो खंबे की छाया यानी BC उसकी लंबाई के √3 गुना है। √3 गुना मीन्स √3 का गुना है। ठीक है, तो माना कि लंबाई उसकी x है, तो उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। ठीक है, तो x मान लिया, और उसकी छाया √3 गुना है उसकी ऊंचाई की, तो x √3 हो गया। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण।
तो अब देखो कौन कौन सी वैल्यू पता है हमें, ये भी तो ध्यान दें। हमें इसका परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, यानी लंब और आधार पता है और कोण ज्ञात करना है। तो हम इसमें कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और आधार हो, और लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, राइट, tan में होता है ना। तो समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है x और आधार क्या हो गया x√3, x से x कट गया तो कितना आ गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3। अब tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, हमने देखो कल टेबल बताई थी वो, tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, tan में कितने अंश का मान होता है 30 अंश का। तो 1/√3 की जगह रख दिया हमने tan 30। तो tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः आंसर क्या हो गया, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 अंश, जी आंसर हो गया। ठीक, ओके, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत आसानी से समझ लोगे, बिल्कुल ध्यान थोड़ा सा इधर उधर नहीं भटकाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अगली प्रॉब्लम, मतलब 3 प्रॉब्लम तुम लोगों को करवा देंगे, 3-4 प्रॉब्लम हम करवाएं दे रहे हैं, बाकी पूरी एक एक्सरसाइज है। तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस की किसी किताब में पहले 2-2 एक्सरसाइज थी, तो नंबर 1 तो एग्जाम्पल पूरे लगा लोगे जो उसमें दिए हैं। देखो एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा होते हैं ज़रूरी, ख़ास तौर से हम छोटी कक्षाओं में एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं देते रहे, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अधिकतर हमने देखा कि नंबर 1 तो एग्जाम्पल में जो मुख्य सवाल होते हैं उस एक्सरसाइज के, वो सब एग्जाम्पल में वो प्रयास करते हैं बुक में कि हम हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें रख दें। तो एक तो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलते हैं, दूसरी चीज़ एग्जाम में भी जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर बनाने वाला भी अधिकतर एग्जाम्पल से सवाल ले लेता है, तो एग्जाम्पल भी लगाना है। नंबर 1 तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज के पहले यदि हम एग्जाम्पल लगा लेंगे तो हर प्रकार के हमें सवाल देखने को मिल जाएंगे, और इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की सहायता से, अभी तो ठीक है बच्चे, कुछ बच्चे तो सेल्फ स्टडी करते हैं, और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे मैथ में क्या करते हैं, पहले तो उन्होंने उसका टॉपिक पढ़ा, जैसे हम समझाते हैं पहले टॉपिक फार्मूला देखे, इसके बाद टॉपिक फार्मूला के बाद उसने एग्जाम्पल लगाए, एग्जाम्पल लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज लगाता है, तो अधिकतर उसकी सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसकी 1-2 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में ना बने, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम वो अपना सफल हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों से सीखो। अब तो एक व्यवस्था ये चल गई है कि बिना ट्यूशन बिना उसके कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन हमें सेल्फ स्टडी करना सीखना चाहिए। आगे हम जब कक्षा में पहुँचेंगे तो हमें स्वयं अपने ऊपर जितना हम पहले पढ़ के वो पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा, इसीलिए हम दूसरे पर निर्भर होना कम करें। अभी तो तुम लोग 9th 10th में हो, लेकिन जब जैसे ही इंटर के बाद BSc MSc में जाओगे तो ये बात ध्यान रखना कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको हम कागज़ को लिए ले रहे हैं। तो क्या है दूसरी प्रॉब्लम, ये है धरती पर एक मीनार और ध्वारदार खड़ी है। लिख दें, धरती पर एक मीनार और ध्वारदार खड़ी है, ठीक है, और ध्वारदार खड़ी है।
धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, और मीनार के शिखर से 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लिख दिया हमने कि पूरा क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती के मीनार पाद बिंदु से एक 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है जो कि मीनार के शिखर से 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। मान लो ये मीनार है, ठीक है, मीनार हो गया, ये इसका पाद बिंदु हो गया। मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूर है, 15 मीटर, और इसका उन्नयन कोण, इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई याद करो। मान लो कि माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मान लो मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, हमने ये मान ली। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही क्वेश्चन का पहले ये चित्र बनेगा। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ के ये चित्र बना लिया, फिर ऊंचाई दूरी में सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मेन है इसको, चित्र को समझना। पहले तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ के हम उसको जो चित्र रूप में दे देते हैं। फिगर हमें कोई डिजाइन नहीं बनाना है, मतलब उसका एक रूप देना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखो, हम रिपीट कर रहे हैं। एक मीनार जमीन पर, धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु कहलाता है नीचे वाला, उस बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु मान लिया C है। मीनार का पाद बिंदु अपन ने मान लिया B है, और पाद बिंदु B से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु C, और C से मीनार के शिखर A का, शिखर क्या है, A, मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो इसको फिर से गौर से देखते हैं। एंगल दिया है, बेस दिया है 15 मीटर, क्या ज्ञात करना है, हाइट यानी लंब ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार और कोण, फिर से क्या आएगा, 10। तो राइट ट्राइंगल ABC में, जिसमें एंगल भी राइट एंगल है ना, तो उसको बीच में लिखेंगे राइट ट्राइंगल। ACB नहीं लिखेंगे, ACB गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ABC। जब राइट ट्राइंगल लिख रहे हैं तो कौन सा कोण समकोण है, B। तो राइट ट्राइंगल ABC में वही 10 का क्या जानते हो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। थीटा का मान कितना, 60। तो थीटा की जगह हमने tan थीटा की जगह tan 60 रख दिया। लंब कितना है, AB, H, आधार क्या है, BC 15। tan 60 का मान कितना होता है, √3 H/15। अब यहाँ √3 की कर दें 1 और क्रॉस प्रोडक्ट कर दें अपन, तो H का होगा 1 के साथ गुणा। तो H बराबर 15 √3
मीटर। ठीक है, इतनी हो गई। तो आता है उत्तर क्या लिखेंगे, h बराबर थोड़ी लिखेंगे, आता है मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। अब कभी कभी किसी सवाल में √3 की वैल्यू दी गई होगी, कितनी होती है मालूम है, 1.372। ठीक, तो हम अगर सवाल में दी गई है तो हम √3 की यहाँ वैल्यू रख देंगे, फिर 15 का गुणा कर देंगे तो सही नाप आ जाएगी। और अगर नहीं दी गई है तो हम 15√3 मीटर ही आंसर लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएंगे। इसको पहले मिटा दें, 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करवाएं। थोड़ा ध्यान से आप समझते जाना। हाइट्स एंड डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आगे भी आपको मिलेगी हैं, आगे की कक्षाओं में भी पढ़ना है और ज़्यादा कठिन सवाल आएंगे। लेकिन कठिन सवालों से नहीं है मतलब, कठिन क्या होता है और सरल क्या होता है, जानते हो क्या होता है? अरे भाई, जो सवाल हमसे बनते हैं वो सरल होते हैं, और जो नहीं बनते हैं कठिन होते हैं। जब हमसे सब बनते हैं तो सब सरल लगेंगे, फिर कठिन कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो यही मानक है, जब हम सब सवाल सॉल्व करने लगेंगे तो कोई कठिन होगा ही नहीं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन मज़ेदार है। इस समय आंधी बहुत आ रही है ना, आंधी पानी आए दिन आता है। तुमने देखा होगा कि जब सड़क से हम चल रहे हैं तो कहीं कहीं पेड़ गिरा हुआ मिलेगा, कहीं खंभा टूटा हुआ मिलेगा। पता चला 3-3, 4-4 घंटे गर्मी तो वैसी पड़ी है, लाइट नहीं आ रही है। तो जब लाइनमैन खंभा ठीक करेगा, नया खंभा गड़ेगा, तब लाइट आएगी। तो अधिकतर आंधी पानी में खंभे और पेड़ ज़्यादा टूट जाते हैं। तो एक ये सीजन से संबंधित एक सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, मतलब हम तुम्हें इस क्वेश्चन का काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, हम सार बताएं दे रहे हैं। फिर तो तुम्हें एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब एक ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है और जो पेड़ टूटा है, देखो हम जी तुम्हें चित्र ही बनाते जाएं और पढ़ते जाएं, पूरा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन, और तुम लोग तो समझ जाओगे। देखो एक ये पेड़ था, ठीक, ये एक पेड़ था और आंधी आई तो ये पेड़ माना कि यहाँ से टूट गया और टूट करके ये जो पेड़ इस प्रकार से कुछ उसका हिस्सा यहाँ लगा रहा और ज़मीन पर ऐसा आके रह गया। इतना पेड़ था, ठीक है। पेड़ पूरा कितना था? पूरा पेड़ था, यानी ये मान लो कि पूरा पेड़ ए भी था। कहाँ से टूटा? सी बिंदु से टूटा आंधी के कारण। तो जो पेड़ टूटा तो टूटने के बाद जो जमीन पर हिस्सा जो रख गया, टूटने के बाद ये जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और जमीन जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद से ये 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो हमें इस पेड़ की कितनी ऊंचाई थी कुल टोटल वो ज्ञात करना है। अब आराम से समझ लो, एक बार फिर समझ लो।
एक पेड़ था, ठीक है, आंधी आने से पेड़ बीच में कहीं से टूट गया, मुझे पता नहीं है कि कहाँ से टूटा है, और टूट करके ये वाला हिस्सा ऐसा आया और यहाँ पर ज़मीन पर इस प्रकार से ऐसा टूटा, और टूट कर ये वाला हिस्सा, इधर से आंधी आई, ये हवा इस तरफ से आई ऐसी, जब हवा आई तो ये पेड़ जो है टूट करके यहाँ पर ज़मीन पर रख गया, और ज़मीन से ये कितने अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, और जहाँ ये ज़मीन को छूता है ये वाला शिखर, ये वाला हिस्सा जो ज़मीन पे आ गया, जे उस पेड़ के पाद बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या उस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना वृक्ष की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी होगी, अब दो हिस्सों में बट गई, एक तो BC और एक जो ये बिंदु था ये बिंदु यहाँ आ गया, तो पेड़ कुल कितना हो गया, BC प्लस CA, इतना हो गया, ध्यान दिया ना, BC प्लस CA। तो पेड़ की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। अब यानी हमें बेस दिया है, एंगल दिया है, बेस दिया है और एंगल दिया है। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। बेस कितना दिया है, बेस दिया है हमें 8 मीटर। हमें दोनों ज्ञात करना है, देखो लंब भी ज्ञात करना है, BC का मान भी ज्ञात करना है और AC का मान भी ज्ञात करना है, कर्णभुजा भी ज्ञात करनी है। तो पहले लें समकोण त्रिभुज ABC में, तो पहले हम लंब भुजा ज्ञात करना है, तो काय का लगा दें, लंब आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमने सूत्र को मन में पढ़ लिया, लंब हो गई BC, आधार हो गई AB, थीटा की जगह हम रख दें 30 डिग्री BC अपान 8, तो tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर BC अपान 8, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो √3 BC बराबर 8, तो BC बराबर हो गया 8 अपान √3। ठीक, अब एक बार और ले लें, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब हम क्या ज्ञात करना है, कर्णवाधार को ले लें। तो कर्णवाधार क्या में होता है, कॉस में, cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण, cos 30 का मान √3/2, आधार 8, कर्ण भुजा हमारी क्या है AC, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो AC √3 बराबर 8 दूनी 16, तो AC बराबर 16 अपान √3। अतः पेड़ की ऊंचाई BC प्लस AC, BC का मान 8/√3 है, प्लस इसका मान 16 अपान √3 है, √3 दोनों में LCM है, 24 अपान √3 हो गया। लेकिन हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि करणी यानी जो रूट वाली संख्या है वो हर में नहीं होना चाहिए, बस हम प्रयास करते हैं उसके आंसर में जब भी हम तो उसका परमीकरण करके लिखते हैं। तो नीचे √3 को हटाना है तो ऊपर नीचे काय का गुणा कर दें, √3 का गुणा कर दिया तो ऊपर हो गया 24 √3 अपान √3 3 1 जा 1 3 3 8 जा 24, तो कितना हो गया 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी निकले, 8√3 मीटर, ये आंसर हो गया। अगर अब इसमें भी √3 का मान यदि 1.732 होता है, यदि वो रख दें तो और एक्यूरेट मान निकल आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ओके। बस अब जल्दी से एक और प्रॉब्लम आपको बता दें तो लगभग तुम्हें 2 3 4 प्रकार के सवाल ये हो गए आज हाइट एंड डिस्टेंस के। अब ये आपके ऊपर है कि आपको आज मेहनत करनी है। अगर आप उसको मेहनत कर लोगे तो आपको कल के टॉपिक में आनंद आएगा,
कल हम एक आध और थोड़ी सी प्रॉब्लम देख लेंगे इसकी हाइट एंड डिस्टेंस की, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट कोई, अगर किसी का कोई कमेंट्स नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट है। और अगर किसी का कमेंट्स आया तो कल हम एक दो प्रॉब्लम और, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में प्रॉब्लम लिख देंगे तो हम एक दो प्रॉब्लम और जो आपकी प्रॉब्लम आएंगी वो हम सॉल्व करवा देंगे। और अगर आपके कोई कमेंट्स नहीं आते तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ऊंचाई और दूरी के सभी सवाल आपने लगा लिए हैं। ठीक है, तो एक और हम अपने यहाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है हम इस क्वेश्चन को भी लिखे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी बहुत आता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के नीचे वाले हिस्से से, एक मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर पर बने उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं या पूरक हैं। पूरक भी अगर लिखा रहे तब भी वही मानेंगे, कोटि पूरक। ठीक है, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर हमने देखा जी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता रहा है, वो अच्छा क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में भी आ जाता है कभी कभी। तो एक मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर पर बने उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। मतलब आंसर हमें क्या लाना है, √AB। सिद्ध करने वाले सवालों में जो दिया होता है, मतलब ये सिद्ध करने, यानी हमें अब इसमें आंसर की जरूरत नहीं है, पहले से पता चल गया हमें ये सिद्ध करना है, यानी आंसर हमारा √AB आना चाहिए, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को लिख लिया आपने, थोड़ा सा हम ऊपर करके सवाल लगा देंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि तुमको कैमरे में स्पष्ट, वैसे भी हमारी बड़ा बड़ा लिखने की है हमारे जो क्वेश्चन जो है लास्ट पेपर हाई स्कूल में जो है मैथ का पेपर था संयोग से, और लास्ट पेपर था तो पता चला, और मकुन लाल इंटर कॉलेज में पेपर था, तो इतनी बी कॉपी भरी कि बी कॉपी ही सेंटर की ख़त्म हो गई। तो लास्ट में उनने जब 4-5 बी कॉपी हो गई, और जब बी ख़त्म हो गई, पूरी सेंटर ही में बी कॉपी नहीं थी, तो लास्ट में फिर उनने ये कॉपी दे दी। तो गणित में इतने बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं कि वैसे ही कॉपी ज़्यादा भरती। ठीक है, क्वेश्चन तो ध्यान है ही। एक मीनार होगी, मीनार के पाद बिंदु ये मान लो, यहाँ से मान लो ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु नीचे वाला हिस्सा, तो मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः ए मान लो कि जी यहाँ से यहाँ तक ए दूरी होगी, और बी, अब यहाँ से जे बी दूरी है यहाँ तक की। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया।
किसी मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः ए और बी दोनों दूरियां वहीं से नापी जाएंगी पाद बिंदु से। ऐसा नहीं है कि इतना ए लिख दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक बी लिख दिया, ये नहीं है। क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से क्रमशः ए और बी मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, दोनों बिंदुओं से जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण बन गए। शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक जानते हो ना, कि भूल गए कोटि पूरक? कोटि पूरक कहलाते हैं वह दो कोण जिन दो कोणों का मान 90 अंश होता है। उन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है, उसे हम कोटि पूरक कहते हैं। तो मान लो एक कोण थीटा मान लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए बी सी डी जितने ज्वाइंट हैं वो एक तरफ से, इसमें चाहे पी क्यू आर एस मान लो चाहे ए बी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर एस भी मान सकते थे क्योंकि ये बी वैल्यू दी गई है, लेकिन अगर कैपिटल ए बी सी मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे समझ में, फिर से क्वेश्चन को समझ लो। किसी मीनार के आधार, इसको आधार या पाद बिंदु से ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु हो गए सी तथा डी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे को कोटि पूरक है। तो ये थीटा है तो इसका कोटि पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे 30 अंश का कोटि पूरक 60 कैसे आया? 90 माइनस 30। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो माना मीनार की ऊंचाई h है और मीनार की ऊंचाई हमें कितनी सिद्ध करना है? √AB, ये सिद्ध करना है। तब देखो दो त्रिभुज हो गए। पहले हम ले लें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इतना त्रिभुज ले रहे हैं हम, ठीक है, ए बी सी में। तो कोण कितना लिखा है? tan, कोण की जगह लिख दिया 90 माइनस थीटा। लंब कितनी है? h ज्ञात करना है। आधार कितना है यहाँ? इसका आधार कितना है जी? 1। कोण 90 माइनस थीटा और लंब h लिख दिया। तो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सूत्र पता है ही आपको। tan का क्या हो जाता है? cot। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर h/a। तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ले लो दूसरा समकोण त्रिभुज पूरा कंप्लीट ए बी डी में। पूरा कंप्लीट कितना है? ए बी और ये डी। अब पूरा कोण ले लिया। दो त्रिभुज दिख रहे थे, तो पहले त्रिभुज ले लिया हमने इतना ए बी सी। अब पूरा त्रिभुज ले रहे ए बी डी। तो यहाँ कोण कितना है? अब जैसे अगर यहाँ कोट है तो हम बराबर करने के लिए हम कोटे का सूत्र लगा दें tan की जगह। तो कोट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, लंब बटे आधार की जगह आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? b, लंब कितना है? h। तो ये हो गया सभी का ठीक। कोट क्यों लगाया? तुम कहोगे कि tan क्यों नहीं लगाया? चूंकि देखो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर कोट है, इन कोट को यदि खत्म करना है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए हमने tan की जगह कोट लगा दिया। अरे भाई tan बराबर होता है लंब बटे आधार, नहीं तो बाद में हम इस tan को बदलते कोट में, तो हमने इसको कोट लगा दिया। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण एक बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के दोनों समीकरणों को हम देखते हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। यहाँ भी कोट थीटा, यहाँ कोट भी, यहाँ भी कोट थीटा। जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो आता है h बटे a बराबर b बटे h। अब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किया। वैसे लाइन नहीं खींचते हैं, मन में हम सोच लेते हैं, तो मैं बताया। तो h का h में हुआ, h का h में हुआ h स्क्वायर
बराबर ए इंटू ए का बी के साथ हुआ ए बी, तो जब एच का स्क्वायर आता है तो एच बराबर अंडर रूट ए बी। तो एच क्या था, मीन आर की ऊंचाई, तो आता है मीन आर की ऊंचाई बराबर अंडर रूट ए बी। हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो मीन आर की ऊंचाई अंडर रूट ए बी। तो कोई देखो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, रोचक है, और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अगर लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, ओके। अब इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के हमने जो बताया है कि आप लोगों को कम से कम 4 प्रॉब्लम हमने बता दी हैं, और आप 4 प्रॉब्लम के बाद आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। जो यदि प्रॉब्लम होगी तो हमने क्या बताया, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। अगर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स नहीं आते तो हम ये समझ जाएंगे आपकी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट है। तो कल कोई नया नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक तुम्हारा पूरा एंड हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी 1-2 तो हम कल प्रॉब्लम बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट नया टॉपिक लेकर के चलेंगे, और ठीक है, इसी के साथ ओके। तो आप ध्यान रखना, आज पूरी एक्सरसाइज लगाना है और पूरी एग्जाम्पल लगाना है, ओके, ठीक, धन्यवाद।